हेलो स्टूडेंट, अभी सैटरडे को जो पेपर हुआ था एग्ज़ाम महोत्सव में फुल सिलेबस टेस्ट में, तो उसका केमिस्ट्री का डिटेल डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो पेपर 2 या देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंस द लेदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप। देखिए, सोप एंड डिटर्जेंट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एंट्रेंस एग्जाम, और मैंने आपको ये अच्छे से पढ़ाया भी है। जिन्होंने नहीं पढ़ाया तो लिख सकते हैं, कुछ बातें लिखना चाहे लिख सकते हैं। जैसे टू प्रिवेंट ड्राइंग, रैपिड ड्राइंग, सोप जल्दी से सूखने ना पाए, रैपिड ड्राइंग को रोकने के लिए हम लोग साबुन में ग्लिसरॉल का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज ग्लिसरॉल जो होता है हाइग्रोस्कोपिक होता है, मॉइस्चर को पकड़ता है और ड्राइंगनेस नहीं आने देता है। तो टू प्रिवेंट ड्राइंग, रैपिड ड्राइंग, हम सोप में ग्लिसरॉल का यूज करते हैं। टू इंक्रीज लेदर, झाग बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज लेदर ए गम रोजिन इज एडेड, a gum rosin is added which form sodium rosinate। बच्चों याद करना है, मतलब झाग को बढ़ाने के लिए हम लोग एक गम होता है, पॉलीमर है, रोजिन को ऐड करते हैं जो साबुन में जाने के बाद सोडियम रोजिनेट में बदलता है। तो यहां पे सवाल यही था, लेदरिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाना था, हम सोडियम रोजिनेट को ऐड करते हैं। कुछ बातें और भी हैं साबुन को लेकर, जैसे बोरेक्स या सोडियम रोजिनेट या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम सिलिकेट यूज्ड एज फिलर इन लॉन्ड्री सोप। याद होने चाहिए ये सब। लॉन्ड्री सोप में फिलर के तरीके से हम लोग इन चारों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। और एक पॉइंट मुझे और याद आ रहा है, जैसे सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम फॉस्फेट used as builder in scoring soap। तो ये चार बातें आप याद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूं कि सारी चीज दिखाई पड़ रही, कुछ कट तो नहीं रहा, नहीं कुछ भी नहीं कट रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने इन चार में से यहां से क्वेश्चंस पूछा था। टू इंक्रीज लेदर, ये वाला क्वेश्चन मैंने पूछा था, सोडियम रोजिनेट। सो द राइट आंसर इज सेकंड। राइट बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अच्छा भाई देखिए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन measured at STP would be liberated when 8 gram of calcium is completely react। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, पेपर बिल्कुल नीट के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। ये बच्चों 8 ग्राम है और इसका वॉल्यूम पूछा है इन ml। बहुत ही सिंपल सी बात है, वाटर एक्सेस में होगा तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा यही हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट और जिसके बारे में पूछा जाए आप उसके बीच में CN रूल लगा दीजिए, रिएक्शन आपकी बैलेंस है। बच्चों C1 बराबर C2 है तो ऑफ कोर्स N1 बराबर N2 होगा। वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट, वॉल्यूम ml में निकालना है तो वॉल्यूम इन ml अपॉन 22,400। राइट, सॉल्व कर लीजिए। 8 5 40, 5 चौक को 20, 2 5 चौक को 20, 4 5 8 40, तो 4480 ml। 4480 ml लकली पहला वाला ही आपका आंसर है।
तो 52 का बच्चों क्या हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया। ओके, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का सवाल था, सीएन रूल हम लोगों को लगाना था। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एसिटिलीन रिएक्ट विद हाइपोक्लोरस एसिड। एसिटिलीन ये होता है और हाइपोक्लोरस एसिड इज HOCl, HO माइनस Cl प्लस। इसके पास 2 पाई बॉन्ड है तो इसके 2 मोल का यूज होगा। 2 पाई बॉन्ड बच्चों ब्रेक होंगे, यहां मिलेगा 2 Cl माइनस, यहां मिलेगा 2 OH प्लस। तो CHCl2 CHOH ये बन गया जेमडाइऑल। अनस्टेबल होगा, वाटर निकल जाएगा और इस प्रकार से डाइक्लोरोएसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। डाइक्लोरोएसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, राइट। 54 देख लीजिए। द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है, मैं यहीं पर कर दे रहा हूं। ये रहा BlCl3, इन पे पार्शियल नेगेटिव है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव है। बॉन्ड कटेंगे, माइनस को मिलेगा वाटर का प्लस और प्लस को मिलेगा वाटर का माइनस। हमें प्राप्त होगा BOH का होल थ्राइस, जिसको हम लिख सकते हैं H3BO3 प्लस HCl। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 1.8 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। हमारे पास एक मेटल ऑक्साइड है, हमारे पास बेटा शाम को घर पर आओ। हाँ, शाम को घर पर आओ, 1 घंटे बाद आओ। हाँ, अभी आ जाओ। हाँ हाँ, आ जाओ। तो एक मेटल ऑक्साइड है 1.80 ग्राम और इट रिक्वायर 833 ml ऑफ हाइड्रोजन। इसको जरूरत पड़ रही है हाइड्रोजन की 833 ml की, ताकि ये इसको मेटल में रिड्यूस कर सके। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल एंड ऑक्साइड। ओके, मेरी बात सुनो। अगर ये दोनों एक दूसरे को पूरा खत्म कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड मस्ट बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। इसका वेट दिया गया तो वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। मैंने इस प्रकार से इसलिए लिख दिया है क्योंकि इसका एग्जैक्ट फार्मूला तो मालूम नहीं होगा। अच्छा, इसका देखिए वॉल्यूम दिया गया है, ml में दिया गया, मैंने इसको लीटर में बदल दिया और इसमें इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 11.2 से मैंने डिवाइड कर दिया है, तो ये ग्राम इक्विवेलेंट आ गए हैं हाइड्रोजन के। तो यहां से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना आएगा आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इस समय थोड़ा समय बचाने के लिए यूज कर लेता हूं। 1.8 इंटू 11.2 ऑब्लिक 0.833 24.2। तो ये मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट आया है। अगर आपको मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मेटल ऑक्साइड के इक्विवेलेंट वेट से ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 माइनस करना पड़ेगा। तो 24.2 माइनस 8 that is 16.2. This is the equivalent weight of metal. So the right answer is first. 55 का बच्चों आंसर होगा फर्स्ट। ओके, चल 55 के बाद 56 देख लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है।
सिंपल क्वेश्चन है भाई, क्या है? देखिए ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड से करा रहे हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बहुत ही सिंपल रिएक्शन होती है। ग्रिग्नॉल्ड की रिएक्शन अगर कार्बन डाइऑक्साइड से कराएं फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, तो ग्रिग्नॉल्ड के आर को पकड़ो और COOH देकर अलग कर दो। एक बहुत ही प्यारी छोटी सी अच्छी सी रिएक्शन है। तो यहां पे ग्रिग्नॉल्ड का आर क्या है? फिनाइल। फिनाइल में लगा दो COOH। द आंसर इज सेकेंड। ओके, द फॉलोइंग स्पीसीज विल नॉट एग्जिबिट डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जो एलिमेंट अपनी मिनिमम या मैक्सिमम स्टेट में होते हैं उनका डिसप्रपोर्शनेशन नहीं हो सकता। आप अगर देखें Cl +1 में है, +3 में है, +5 में है और +7 में। आपको मालूम होना चाहिए क्लोरीन जो है 7th ग्रुप का है, मैक्सिमम होगी +7, मिनिमम होगी -1। तो +7 वाले का डिसप्रपोर्शनेशन पॉसिबल नहीं है। +1 +3 +5 वाले का पॉसिबल है, लेकिन +7 वाले का पॉसिबल नहीं होगा। राइट, नेक्स्ट बच्चों चलते हैं। द रेशियो ऑफ फर्स्ट 3 रेडियाई इन बोहर ऑर्बिट आपसे पूछा है। बच्चों आपको मैं रिवाइज करा चुका हूं। बोहर ऑर्बिट का रेडियस का फार्मूला है 0.53 n²/z। राइट, या देखिए ये न्यूक्लियस है, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट। ये है R1, ये है R2 और ये है R3। आपसे रेशियो पूछा जा रहा है। देखिए ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो R1S2 R2S2 R3 बराबर हो जाएगा N1² S2 N2² S2 N3², 1² S2 2² S2 3², 1 S2 4 S2 9, 1 S2 4 S2 9 is the right answer. Benzene diazonium chloride on reaction with phenol in weakly basic medium coupling reaction है बच्चों। ये मैं यहां पर ही दिखा दे रहा हूं। ये BDC है, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आपने इसकी रिएक्शन फिनॉल से कराई है इन वीकली बेसिक मीडियम, pH लगभग 9 to 10। वीकली बेसिक मीडियम इसलिए लेते हैं क्योंकि बेसिक मीडियम होगा तो फिनॉल के H+ को हटा देगा, यहां पे माइनस चार्ज आ जाएगा, रिंग और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी क्योंकि O- की रिंग एक्टिवेटिंग पावर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति OH से ज्यादा होती है। तो ये जो वीक इलेक्ट्रोफाइल है ये पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा और डाई का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का आंसर आएगा। शायद करेक्शन क्वेश्चन में उन्होंने शायद कुछ और दे दिया है, सेकंड आंसर होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये एक डाई होती है। ओके बच्चों, ऑरेंज डाई होती है ऑफ कोर्स। ऑरेंज डाई होती है, ठीक है। चल इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन नीट के लिए बड़े अच्छे रहते हैं। देख लीजिए, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड हैज रॉन्ग IUPAC नेम? रॉन्ग, देखिए ये ईस्टर दिया गया तो 1 2 इथाइल, ये तो हो गया इथाइल, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा ये। ओके, और प्रिंसिपल चेन कितने कार्बन की आएगी? 1 2 3 4। तो प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है? 4। रूट वर्ड हो गया ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ओएट और सब्स्टिट्यूएंट था इथाइल। तो इथाइल ब्यूटेनोएट, ये नाम बिल्कुल सही लिखा हुआ है।
आगे बढ़ जाइए, यहां पर देखिए 1 2 3 4, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, रूट वर्ड आएगा ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स होगा एन, सेकेंडरी सफिक्स होगा अल, और 3 पे लगा है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। बच्चों आप देख रहे होंगे ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिनोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन यूजली 1 ही होती है। यहां पर देखिए 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, मैं कर रहा हूं डायरेक्ट 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। बस ये देखिए बच्चों, इन्होंने नाम कर दिया है गलत, इन्होंने नंबरिंग राइट से कर दी है, ये वाला नाम गलत है, इसलिए यही हमारा राइट आंसर होगा। यहां पर देखिए 1 2 3 1 2 3, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहा, तो सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे, नंबरिंग लेफ्ट टू राइट आएगी, 2 मिथाइल 3 पेंटेनोन, ये भी बच्चों सही है। तो कौन सा आईयूपीएसी नाम गलत है? तीसरा वाला नाम गलत है, वही आपका आंसर होगा, देख लीजिए, ठीक है। 60 के बाद क्वेश्चन नंबर 61, आइए देखते हैं, जरा एक बार मैं देख लूं चल रहा है भैया। ओके, बहुत बढ़िया, चले 61 देखिए, रिसेंटली मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर तो डिटेल में पढ़ाया था, अपने कीमोटॉनिक्स पे पढ़ा दिया था मैंने, और बोहर्स के बारे में सवालों के थ्रू मैंने अभी आपको पूरा पढ़ाया था। वेव नंबर आपको मालूम है 1/λ को कहते हैं 8/9। इन द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1 होगी, विल बी इक्वल टू 8/9 टाइम्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। वेव नंबर की वैल्यू दी है 8/9 टाइम्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। तो सवाल पूछा गया है, बताइए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किस हायर लेवल से लोअर लेवल में हो रहा है, ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है। आपको मालूम वेव नंबर बराबर होता है R, Z की वैल्यू तो 1 ही रखोगे, Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, R से R कट गया, 8/9 बराबर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये बच्चों ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, n1 और n2 की वैल्यू वहां पे रखिए, जिसमें 8/9 आ जाए वो आपका आंसर होगा। जैसे पहला n2 3 है, n1 1 है, रखिए n1 1 है, n2 3 है, तो 1/1 माइनस 1/9 दैट इज 8/9। ये देखिए मैच कर गया, इसलिए आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट। मतलब जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा, जंपिंग करेगा, तो 1/λ की वैल्यू 8/9 टाइम्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट आएगी। राइट, विच प्रॉपर्टीज कॉमन इन डायमंड एंड ग्रेफाइट? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नो, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर व्हाइल डायमंड इज ए बैड कंडक्टर। एटॉमिक वेट, यस, डायमंड भी कार्बन होता है 12 और ग्रेफाइट भी कार्बन होता है 12। सो राइट आंसर सेकंड होगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, नो, डायमंड sp3 होता है, एक कार्बन 4 कार्बनों से जुड़ा होता है, ग्रेफाइट sp2 होता है, एक कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ा होता है। डेंसिटी, नो, डायमंड इज मच हार्डर, ग्रेफाइट इज मच सॉफ्टर। इतना सॉफ्ट होता है कि हम लोग दांतों से तोड़ देते हैं। यस, पेंसिल के अंदर जो ब्लैक पोर्शन होता है वो ग्रेफाइट ही होता है। राइट, 62 के बाद 63 देखते हैं। देखिए बच्चों, वैल्यू ऑफ Kp आपसे पूछा है, 1 atm स्क्वायर किसके लिए होगा? ये चीज में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। यूनिट ऑफ Kp बराबर होता है एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन का मतलब है गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। आइए देखते हैं, यहां पे गैसियस मोल 2 में से 1 गया, 1 बचा, एटमॉस्फेयर आएगी। 2 में से 0 गया, 2,
एटमॉस्फेयर स्क्वायर, सो दिस इज द राइट आंसर। 2 में से 3 गया, -1 बचा, एटमॉस्फेयर इनवर्स। और 2 में से 0, 3 में से 4 है ना, 4 है ना, 2 और 2 4, ऑफकोर्स यार H2S गैस होता है, तो 4 में से 0 गया 4, 4 में से 0 गया 4। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा मैच कर रहा है? सेकंड वाला मैच कर रहा है। आगे बढ़िए। विच ऑफ फॉलोइंग विल नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म? विल नॉट शो, आप देखिए डबली बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं उनसे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तभी स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज होगा, तभी कभी पास पास कभी दूर दूर पॉसिबल है। आप देख सकते हैं ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इनसे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। देखिए पहला आंसर ही मैच कर गया, इस कार्बन से लगे दोनों ग्रुप सेम हो गए, ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, इसलिए यही आपका राइट आंसर होगा। बाकी देख सकते हैं, इस पर देखो, इसको देखना है और इसको देखना है, एक H लगा एक ये लगा, दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए। यहां पर देखो एक H है एक ये है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, वैसे ये भी करेगा ये भी करेगा। कौन नहीं करेगा? फर्स्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, फर्स्ट वाला सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। राइट, 64 के बाद 65 देख लेते हैं। देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? आपको मालूम है पैरा और डाया क्या होते हैं? जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो पैरा, नहीं है डाया। वैसे तो मेरे स्टूडेंट को इनकी ट्रिक्स अच्छे से मालूम है, फिर भी मैं आपको करके दिखाना चाहूंगा। पहला केस देख सकते हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा कुछ बच्चों का जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है। देखिए, आपको समझना चाहिए कोबाल्ट के साथ, कोबाल्ट यहां पे +3 स्टेट में है और +3 स्टेट में अमोनिया जो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। आपको मालूम है अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कुछ लोगों के साथ ये वीक की तरह काम करता है, वो सब पढ़ा रखा है। कोबाल्ट 27 होता है, 4s2 3d7 4d0। हमें +3 बनाना है, 3 इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करेंगे, 2 यहां से 1 यहां से, 3d6 4s0 4d0 3d6 1 2 3 4 5। मेरी बात समझिएगा जरा, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अमोनिया बच्चों एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण ये पेयरिंग कराएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। सिचुएशन क्या डेवलप होगी? देख सकते हैं, ओके, कोई भी अनपेड नहीं बचा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, हमें 6 इम्पटी चाहिए, हमारे पास 6 इम्पटी ऑर्बिटल्स है। हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3 इनर d ऑर्बिटल, ऑक्टाहेड्रल, अनपेयर्ड 0, डाया मैग्नेटिक। जानते बच्चों ये 6 अमलों को इम्पटी ऑर्बिटल क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा है कि लिगेंड जो होते हैं अपने लोन पेयर को डोनेट करते हैं, तो एक्चुअली में ये इम्पटी ऑर्बिटल चाहिए होते हैं। इनमें अमोनिया जो लिगेंड है वो अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, इसलिए जितने लिगेंड होंगे उतने इम्पटी ऑर्बिटल की जरूरत होती है। ओके, तो इन्होंने पैरामैग्नेटिक पूछा था बच्चों, ये पैरामैग्नेटिक तो नहीं होगा, इसलिए पहला तो नहीं हो सकता। हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे की तरफ जा रहे हैं, सारे करके दिखाएंगे। और जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं उनको मालूम है कि कैसे शॉर्टकट में करते हैं, तो शॉर्टकट की बात मैं यहां नहीं करता हूं, जैसा कि आपको मालूम है। NiCO का होल 4 0 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, 28
4s2 3d8 4p0, 1 2 3 4 5, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 यहां पर है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एस के इलेक्ट्रॉनों को भी डी में ले जाकर पेयरिंग करा देगा। मैं उम्मीद करता हूं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये फुलफिल्ड हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3, शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल, अनपेयर्ड 0, डाया मैग्नेटिक। तो दूसरा वाला भी आंसर नहीं हो सकता। हम लोग तीसरे वाले में जा रहे हैं, इसको मैं हटाना चाहूंगा बच्चों, ठीक है। चलिए समझ गए ना बेटा, ये सब फुलफिल्ड हो जाएंगे, एक एस और 3 पी खाली हो जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, अनपेयर्ड हो जाएंगे 0, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे वाले को देखते हैं। ये दिया है ओके, ध्यान दो बेटा, यहां पर देखिए निकल +2 स्टेट में है और +2 के साथ जो अमोनिया होता है वो वीक की तरह बिहेव करता है, ठीक है। वैसे अमोनिया स्ट्रांग होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये वीक की तरह बिहेव करता है। किनके साथ करता है वो आपको अच्छे से मालूम है। तो निकल उनमें से एक है, वीक की तरह बिहेव करेगा। 48 4s2 3d8 4p0, hमें +2 बनाना था, तो +2 का मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। 3d8 1 2 3 4 5, ये देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, बात बेटा क्लियर हो गई। अब चूंकि ये वीक की तरह बिहेव कर रहा तो पेयरिंग की तो बात होती नहीं है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। sp3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, नेचर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, इसलिए इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन होगा, थर्ड होगा। अच्छा बच्चों, चौथे वाले को बताने की जरूरत नहीं। चौथे वाले में क्या है कि +2 स्टेट है और साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो चौथे वाले में ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाके पेयर हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा dsp2, शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर और n बराबर हो जाएगा 0, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर, आंसर होगा बच्चों थर्ड। अच्छा सवाल था, ठीक है। जो अमोनिया को हमेशा स्ट्रॉन्ग मानते हैं वो गलती करेंगे। निकल +2 के साथ अमोनिया वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 66 अपन लोग देखेंगे, समय लग गया इस क्वेश्चन में। ए नेचुरल कंपाउंड C4H8O2, देखिए C4H8O2 CnH2nO2, आपको मालूम है या तो ये एसिड होगा या फिर ये ईस्टर होगा या फिर ये हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनिल कंपाउंड होगा। इन तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले बच्चों सेम रहते हैं, एसिड हो, ईस्टर हो या हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो, ठीक है। खुद फील कर लीजिए, खुद फील कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 3 कार्बन का एसिड बनाया, 3 कार्बन का ईस्टर बनाया और 3 कार्बन का हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाया। आप एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और यहां पर कीटोन भी बना सकते हैं। इन तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले आप देखिए, C3H6O2 है। 3 कार्बन, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, राइट। अब देखिए
रेड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन। ये बच्चों जो है फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन कर रहा है, मतलब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ये रेड प्रेसिपिटेट बना रहा है। इट मींस मस्ट हैव CHO, CHO ग्रुप होना चाहिए, मतलब एसिड नहीं हो सकता, ईस्टर नहीं हो सकता, और कार्बोनिल में भी क्या होगा, हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड होगा। पहले पॉइंट से ही यह निष्कर्ष निकल चुका है, कीटोन वाला नहीं हो सकता, कीटोन वाला नहीं हो सकता। पहला भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। आगे बढ़ते, इट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। मेरे भाई, अगर ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है सोडियम डालने पर, इसका मतलब इट मस्ट हैव एक्टिव हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ OH। ऑफ कोर्स, पहले के पास भी देखिए OH लगा हुआ है और दूसरे के पास भी लगा। आप क्या करें, गिव ए पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। आपको मालूम है आयोडोफॉर्म हेलोफॉर्म टेस्ट वही दे सकते हैं जिनके पास CH3 CH OH ग्रुप हो या जिनके पास CH3 CO ग्रुप हो। तो बच्चों आइए देखते हैं। देखिए पहला वाला खोलिए, CH3 CH OH CH2 CH, और दूसरा खोलिए, आप देखिए CH3 CH OH ग्रुप इस पहले वाले के पास है और CHO भी है। आंसर क्या होगा, फर्स्ट। तो देखिए फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा, रेड प्रेसिपिटेट देगा क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है। OH ग्रुप होने के कारण सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, और CH3 CH OH ग्रुप होने के कारण हेलोफॉर्म टेस्ट भी देगा। तो 66 का बच्चों आंसर होगा फर्स्ट। 67 में आइए चलते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन इन 0.2 मोलर 2% आयोनाइज्ड वीक एसिड। एक बात बच्चों ध्यान रखिए, इन्होंने वीक एसिड बोला तो इन्होंने ये नहीं बताया कि 1:1 है या 1:2 है। बहुत ही आसान है, अगर मेंशन ना हुआ करे तो 1:1 मान लिया करिए। 1:1 माना, 0.1 मोलर है, 2% है, तो वेरी सिंपल, H प्लस की कंसंट्रेशन बराबर C अल्फा भी होता है, √K इंटू C भी होता है। यहां C अल्फा से काम चल जाएगा, परसेंट का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ये H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई। अगर OH आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है तो H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन बराबर KW। तो OH आयन की कंसंट्रेशन आएगा KW अपॉन H प्लस की कंसंट्रेशन। आप देख सकते हैं 14 में से 3 गया 11, तो ये आ गया H प्लस की कंसंट्रेशन, ये आ गया OH माइनस की कंसंट्रेशन। 2 इंटू 10 की पावर -3 एंड 5 इंटू 10 की पावर -12। थर्ड इज द राइट आंसर। गॉट इट। Me2SiCl2 ऑन हाइड्रोलिसिस विल प्रोड्यूस, आप समझ गए होंगे, यहां पर आपको प्राप्त होने वाला है लीनियर सिलिकॉन। यहां पे आपको प्राप्त होने वाला है लीनियर सिलिकॉन। आइए एक करके दिखा देते हैं, बना के बाद में दिखाते हैं। जिन बच्चों ने हमसे नहीं पढ़ा हुआ है या किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए फोर्थ ग्रुप, तो वो एक बात लिख लें, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। डिटेल में पढ़ चुके हैं आप लोग, सब चल रहा है बढ़िया, ओके।
सिलिकॉन, सिलिकॉन के बारे में वाटर रेसिस्टेंट होते हैं, इसीलिए सीलेंट की तरह यूज किए जाते हैं, ग्रीस की तरह यूज किए जाते हैं, सीलेंट, ग्रीस, राइट। अरे यार, रब करने का सिस्टम बड़ा गड़बड़ होता है। ग्रीस, ठीक है, कॉस्मेटिक सर्जरी में यूज किए जाते हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक सर्जरी में लिप्स पतले हैं, मोटे कराना है, सिलिकॉन की फिलिंग कराते हैं। ध्यान रखना, पतली चीज को मोटा कराने के लिए सिलिकॉन की फिलिंग करी जाएगी, मोटी चीज को पतला करने के लिए सिलिकॉन नहीं भरा जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और बच्चों सिलिकॉन के बारे में हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, बाबा जो क्लियर हो रही है। अच्छा, अब देखिए कैसे होता है, तो बहुत ही सिंपल है। आपको ये दिया गया है Me2 ऐसा होता है क्या बच्चों, हम लोग कराते हैं हाइड्रोलिसिस और साइमल्टेनियस पॉलीमराइजेशन, बोले तो कंडेंसेशन कराते हैं। अगर आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 2 Cl की जगह 2 OH आ जाएगा। अब सवाल ये है कि कंडेंसेशन कैसे होगा, उसके लिए मैं नीचे बता रहा हूं, जरा आप देख लीजिएगा बेटा। OH OH Me एक मॉलिक्यूल प्लस दूसरा मॉलिक्यूल, सिमिलरली तीसरा मॉलिक्यूल, एंड सो ऑन। जब पॉलीमराइजेशन होगा तो बहुत ही आसानी से इस प्रकार से H2O निकलते चले जाएंगे। और ये देखिए Me2SiO का होल N का फॉर्मेशन होगा। सो थर्ड इज द राइट आंसर। बनाकर दिखाऊं क्या? अरे पानी निकाल दो और जोड़ दो। तो सिलिकॉन की खास बात हम ये भी लिखवाते हैं कि दे हैव SiO-Si लिंकेज। SiO-Si लिंकेज होती है, SiO-SiO लिंकेज होती है। थर्ड वाला बच्चों राइट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़े। 69 देखेंगे। एनिलीन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस ब्रोमीन। यार मालूम है ट्राई ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होगा, हाईली रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ब्रोमीन वाटर लेंगे तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चों, ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा और ट्राई ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन फर्स्ट इज द राइट आंसर। आपको अच्छे से मालूम है। अगर मोनोब्रोमिनेशन कराना चाहते हो तो पहले आप इसका रिंग एक्टिवेटिंग पावर कम करो विद द हेल्प ऑफ एसिटिल क्लोराइड, राइट। नेक्स्ट, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ एन aqueous solution is 10 की पावर -4. The solution is diluted with equal volume of water, then hydroxyl ion concentration is। मुंह जवानी सवाल है, वेरी सिंपल। पहले आपको H+ आयन की कंसंट्रेशन दी थी, हम चाहे तो मुंह जवानी कर सकते हैं लेकिन फिर भी पेन चला दे रहे हैं, ठीक। मान लो इसका वॉल्यूम V है, ठीक। अब तुमने क्या किया, इसमें VmL पानी और डाल दिया। जब VmL पानी और डाला तो ये जो नया सॉल्यूशन तैयार हुआ 2VmL का, इसमें OH आयन की कंसंट्रेशन पूछी जा रही है। मुंह जवानी सवाल। जब वॉल्यूम दुगना कर दोगे तो H+ की कंसंट्रेशन जस्ट हाफ। अगर यहां पर H+ है 10 की पावर -4,
तो यहां पे H प्लस होगा 10 की पावर -4/2। तुम्हें OH आयन निकालना है, तुमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इस्तेमाल किया, तो OH आयन की कंसंट्रेशन बराबर आ गई KW अपॉन H प्लस की कंसंट्रेशन 2 × 10 की पावर -5 मोलर। कोई आंसर नहीं है? 14 में से 4 गया 10, सॉरी 14 में से 4 गया 10 बचेगा। सो 2 × 10 की पावर -10 फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, अब और भी तरीके से इस सवाल को कर सकते थे। आप क्या करते, इस सवाल को ऐसे कर लेते, व्हाइट पेन से कर रहा हूं, आप यहां पर OH आयन की कंसंट्रेशन निकाल लेते, KW अपॉन H प्लस की कंसंट्रेशन, यह आ जाता। तो जब VmL था तो OH आयन की कंसंट्रेशन इतनी थी, जब 2VmL कर दोगे, वॉल्यूम दुगना कर दोगे, तो OH आयन की कंसंट्रेशन इससे हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाफ। कुछ गलती हो रही है क्या बेटा? कुछ गलती हो रही है बेटा, हमें लग रहा है। क्या गलती हो रही है? देखो जरा, 10 की पावर -4, आंसर दोनों से आना चाहिए था ना। V डाला तो 2V हो गया, तो H प्लस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। H प्लस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। The solution is diluted with equal volume of water. Hydroxyl ion concentration of the resultant solution in terms of mole per liter. तो आपने इक्वल वॉल्यूम डाला तो H प्लस की कंसंट्रेशन जस्ट हाफ हो गई, 10 की पावर -4/2। राइट बेटा? अच्छा, तो OH आयन की कंसंट्रेशन क्या है? KW अपॉन H प्लस की कंसंट्रेशन 2 × 10 की पावर -10, है ना? अच्छा, ओके, अच्छा ठीक है। 10 की, ये तो आंसर आ गया। मैं सोच ये रहा था बस कि यहां पे अगर ऐसे करते हैं तो गलती क्या हो रही है। 10 की पावर -10 है, अगर वहां पे हाफ ले जाएं तो 10 की पावर -10/2, 5 × 10 की पावर, नहीं, मैं समझ गया क्या गलती हो रही है। अच्छा रहा मैंने ये सोच लिया। अब देखिए बात क्या है, इस प्रकार से आंसर क्यों नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल नहीं आएगा, दिमाग काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -4 है, फील करना बच्चों मेरी बात। इस प्रकार से आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। क्यों? H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -4 है, मतलब 10 की पावर -7 से ज्यादा, मतलब ये सॉल्यूशन आपका एसिडिक। और अगर बच्चों ये सॉल्यूशन एसिडिक है तो पानी डालने में जब ये न्यूट्रलिटी को अप्रोच करेगा तो H प्लस की कंसंट्रेशन जो है वो घटेगी और OH आयन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ेगी। यस, H प्लस की कंसंट्रेशन आप देखिए घट गई है, ध्यान दो, यहां पर आओ, H प्लस की कंसंट्रेशन घट गई है, आप देख सकते हैं, और OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़ी होगी। यहां पर OH आयन है 10 की पावर -10 और यहां पर OH आयन है 2 × 10 की पावर -10। ये देखिए बढ़ गई। आप बात समझ में आ रही है कि यहां पर OH आयन की कंसंट्रेशन को निकालकर हम आधा क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। फिर समझ लीजिए, सॉल्यूशन एसिडिक है, पानी डालेंगे, न्यूट्रलिटी को अप्रोच करेगा, H प्लस की कंसंट्रेशन घटेगी और OH आयन की रिलेटिव कंसंट्रेशन बच्चों बढ़ेगी। इसलिए देखिए एसिडिक सॉल्यूशन है तो H प्लस के ऊपर वॉल्यूमेट्रिक का प्रिंसिपल लगाएंगे, OH माइनस के ऊपर वॉल्यूमेट्रिक का प्रिंसिपल नहीं लगाएंगे। बढ़िया सवाल देखिए बन सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया। मैंने जो बोला दोबारा तिबारा सुनिएगा और अच्छा लगेगा आपको।
70 के बाद 71 देखें, among the following the true property about is नॉन पोलर, भैया sp2 ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक C प्लस, अरे इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैक कैसे कर देगा मेरे भाई, बिल्कुल नहीं कर सकता, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ट्रू प्रॉपर्टी पूछा है ना, C प्लस sp2 होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक गलत है, डज नॉट हाइड्रोलाइज गलत है, और नॉन पोलर गलत है, इतना बड़ा बड़ा चार्ज दिखाई नहीं पड़ रहा है, ट्रू प्रॉपर्टी सेकेंड। ओके बच्चों, ये बहुत सवाल हो जाते हैं यार, ये 50 सवाल, जो डाउट हुआ करे वो पूछ लिया करो, ठीक है। तो कार्बन sp2 होगा, इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक ऑन दिस C प्लस, नो, डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस गलत, हाइड्रोलिसिस में होगी, न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल अटैक करेगा, अगर आप पानी डालोगे तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोलिसिस होगी, नॉन पोलर कैसे हो गया मेरे भाई, पॉजिटिव चार्ज है, पोलर होगा, तो कौन सा सही है, सेकंड वाला सिर्फ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, केमिकल काइनेटिक्स, आपको मालूम है इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूं। द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 100 व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज 10 फोल्ड, बहुत अच्छे से समझाया था, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन इंफॉर्मेशन दी हो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा हो, तो सबसे पहले एक हाइपोथेटिकल रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लिया करो, अब जैसा क्वेश्चन बोले वैसा करो, रेट इंक्रीजेज 100 टाइम्स, कब, वेल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज 10 फोल्ड, बहुत ही आराम से करिए, कोई टेंशन नहीं होगी, सॉल्व करिए, 10 की पावर अल्फा को बाहर निकाल लीजिए, तो जो बचेगा वो पुराना वाला रेट बचेगा, तो इस प्रकार से देखिए ए के रेस्पेक्ट में द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आ गया। ओके, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 73, अगेन एक नॉर्मल क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखिए OH हटेगा, Br आएगा, मैग्नीशियम से रिएक्शन हो रही है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनेगा, और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट इपॉक्साइड पे अटैक कर रहा है, अगर मैं इसको RMgX मान लूं तो बॉन्ड कटेगा, R यहां पे जुड़ जाएगा, यहां पे माइनस आएगा, पानी से ले लेगा H प्लस, आप देख सकते हैं क्या बनेगा, यहां पे R जोड़ दीजिए, R क्या है, आइसोप्रोपाइल, फिर CH2, O पे आएगा माइनस, जो पानी से ले लेगा H प्लस, ये बनेगा CH3 CH CH3 CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अच्छी रिएक्शन है, 1 2 3 तीन रिएक्शनें यूज हुई हैं, जहां जहां OH वहां वहां Br, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ बनेगा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, और उसकी रिएक्शन इपॉक्साइड के साथ बनेगा एल्कोहल। (74) देख लीजिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट, जस्ट मिनट बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए एक्वस फेज में डाइक्रोमेट और क्रोमेट जो होते हैं
वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये ऑरेंज रेड होता है, ये येलो होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम क्रोमेट। अगर आपको इस रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाना है तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप प्रोडक्ट को हटाने लगिए, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। H प्लस को कैसे हटा सकते हो? विद द हेल्प ऑफ OH माइनस, इन प्रेजेंस ऑफ KOH। अगर यहां पर आप बेस डालोगे, बेस H प्लस को कंज्यूम करेगा, प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट होगी और ऑरेंज कलर डाइक्रोमेट येलो कलर क्रोमेट में बदल जाएगा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, बहुत ही बच्चों सिंपल है, ध्यान दीजिए। जो पढ़ाने जा रहे हैं आप केमिकल काइनेटिक्स के नोट्स में लिख सकते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन जो मैंने बनाना आपको सिखाया था, R बराबर के कंसंट्रेशन की पावर n। रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो R की जगह लिख सकते हैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम बराबर के। अब K का आपको निकालना है यूनिट, तो ये नीचे जाकर जब ऊपर जाएगा तो कंसंट्रेशन का यूनिट 1 माइनस n अपॉन टाइम का यूनिट। ये लीजिए रेट कांस्टेंट का बच्चों यूनिट आ गया। फॉर एग्जांपल हमें निकालना था जीरो ऑर्डर। अब जीरो ऑर्डर के लिए n की जगह रख दो 0, तो K का यूनिट आएगा कंसंट्रेशन का यूनिट, दैट इज मोलर पर सेकेंड। ऊपर ले आओ तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। आपको मान लो फर्स्ट ऑर्डर के लिए K का यूनिट निकालना था, n की जगह रखो 1, 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 मतलब 1, तो सिंपल आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। आपको सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना था, 2 रखोगे इनवर्स आएगा मोलर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मेरे बच्चे चाहें तो मोलैरिटी की जगह पर मोल पर लीटर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, तो बताइए फर्स्ट ऑर्डर के लिए आएगा सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, और क्या पूछे? 0 के लिए आएगा मोलर सेकेंड इनवर्स। सो थर्ड इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट 76 देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन पॉलीमर आर गिवन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्ट्रक्चर। देखिए नियोप्रीन, देखिए आइए बच्चों, नियोप्रीन क्या होता है? जो ये क्लोरोप्रीन होता है, जब ये क्लोरोप्रीन पॉलीमराइज करता है तो नियोप्रीन मिलेगा। पॉलीमराइज कैसे करते हैं? ये बॉन्ड कटेंगे, यहां नीचे बना रहे हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये दोनों अपनी वैलेंसी को मिला लेते हैं, और इनकी फ्री वैलेंसी से ये पॉलीमराइज हो जाता है नियोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन जब पॉलीमराइज होता है तो हमें प्राप्त होता है नियोप्रीन। 4 कार्बन का होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहीं से क्लियर होता है कि ये गलत है। विच सम इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है, यही बच्चों आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, टेरिलीन आपको मालूम है, टेरिलीन डेक्रोन ईस्टर होते हैं, ग्लाइकॉल का ट्रप्थेलिक एसिड के साथ बनाकर दिखा दूं क्या? इधर देखिए बच्चों, ये ट्रप्थेलिक एसिड है, राइट, और ये ग्लाइकॉल ले लीजिए,
इधर भी लगाइए और ग्लाइकोल इधर भी लगाइए और इस प्रकार से H2O निकालते चले जाइए। ओके, तो आप देखिए ईस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन होगा और कुछ वही बना हुआ है, CO बेंजीन, C+O, 2 CH2O, 2 CH2O। तो दूसरा वाला बिल्कुल सही बना हुआ है, कोई डाउट नहीं। तीसरा बच्चों बना है नायलॉन 6,6। आपको मालूम है नायलॉन में जो पहला नंबर होता है वो डाईअमीन में नंबर बताता है और जो दूसरा नंबर होता है वो डाई कार्बोक्सिलिक में नंबर ऑफ कार्बन बताता है। तो नायलॉन 6,6 का मतलब है, इस 6 का मतलब हुआ हेक्सामेथिलीन डाईअमीन। और दूसरे 6 का मतलब हुआ कि डाई कार्बोक्सिलिक में 6 एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक में 6 एसिड किसमें होते हैं? ओम, ट्रिक आपको मालूम होगी, 2 3 4 5 6 एडिफिक एसिड। ओके, बनाकर दिखाएं नायलॉन 6,6। देखिए बच्चों, हेक्सामेथिलीन डाईअमीन, डाईअमीन में 6 कार्बन होंगे। दूसरा है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 6 कार्बन का, तो CH2 कितने होंगे? 4। अब खुद देखो, H2O, ध्यान से देखिए, वही बनेगा NH, CH2 का होल 6, NHCO, CH2 का होल 4, CO। बिल्कुल सही बना हुआ है। टेफ्लॉन बच्चों कई बार मालूम है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का पॉलीमर होता है, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। बिल्कुल सही बना है। कौन सा गलत है? पहला वाला गलत है। 76 का आंसर बच्चों होगा फर्स्ट। द यूनिट ऑफ इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, आपको यह मालूम होगा डेल्टा टीबी बराबर होता है KB इंटू मोलैलिटी। तो KB का यूनिट आएगा डेल्टा टीबी, दैट इज केल्विन पर मोलल। केल्विन पर मोलल, दिस द यूनिट ऑफ KB, केल्विन पर मोलल। दूर से दिखाई पड़ रहा है, पहला वाला राइट आंसर होगा। ओके बच्चों, 77 के बाद 78। क्या है? इनकरेक्ट पूछा है। पोजीशन आइसोमर भैया 1 2 3 4, 1 2 3। आप देख सकते हैं ये पोजीशन आइसोमर नहीं होंगे, ये चेन आइसोमर होंगे। गलत। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन का कीटोन है, 1 2 3, 3 कार्बन का एल्डिहाइड है। बहुत से बच्चों ने ये सोचा कि ये दोनों फंक्शनल आइसोमर होंगे, एक कीटोन है एक एल्डिहाइड, लेकिन आप ये भूल गए इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले अलग हैं। दे आर नॉट आइसोमर। तो ये फंक्शनल आइसोमर कहां से हो गए? बिल्कुल ये गलत है बच्चों, ये आइसोमर ही नहीं हो सकते। आइसोमर का पहला पॉइंट ही होता है मॉलिक्यूलर फार्मूले मस्ट बी सेम। ये 3 कार्बन का है, वो 4 कार्बन का नहीं हो सकता, गलत है। चेन आइसोमर मेरे भाई, ये आपका एरोमेटिक एल्कोहल है, ये फिनॉल है, ये फंक्शनल आइसोमर होते हैं, ये भी गलत हो गया। तो तीनों के तीनों बच्चों गलत है। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये बहुत ही प्यारा सवाल है। एरोमेटिक एल्कोहल और जो क्रिसॉल होते हैं वो फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं, ना कि चेन आइसोमर। आंसर होगा 4। सारे गलत हैं। 79 given
पी नॉट ए दिया है, पी नॉट बी दिया है, द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर पूछा है और बॉइलिंग पॉइंट पर है बच्चों। कहां पर है? बॉइलिंग पॉइंट पर। और आप खड़े भी किस पर हो? बॉइलिंग पॉइंट पर। अगर कभी आप किसी मिक्सचर को बॉइलिंग पॉइंट पर ट्रीट कर रहे हैं तो उसका टोटल वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि इस क्वेश्चन में पीटी की जो वैल्यू होगी वो 1 एटमॉस्फेयर या 760 टॉर के बराबर होगी। सिंपल लगाइए राउल्ट्स लॉ, टोटल प्रेशर बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी, राउल्ट्स लॉ। टोटल प्रेशर दिया है 760 टॉर। आपको एक्स ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है। पी नॉट ए दिया है 300, एक्स बी की जगह रखेंगे 1 माइनस एक्स ए और पी नॉट भी रखेंगे 800। 1 2 दशमलव आ गया यहां पर, खोलेंगे एक्स ए, 8 को अंदर ले जाइए, इज इट क्लियर? यहां बचेगा माइनस का 7a, माइनस के 7a को उस तरफ ले जाइए और 7.6 को इस तरफ लाइए, 1.6, 7 दूनी 14 बचा 2, 7 तिहाई 21। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया 0.23। क्या हो गया भाई? अरे यार जल्दीबाजी में 3 लिखना भूल गए। देख लो बच्चों, ये गलती होती है। अबे ये 3 छूट रहा था, इस 3 को मल्टीप्लाई तो करो। अब बताओ कितना बचा? माइनस का 5x बचा, तो वहां जाएगा प्लस का 5x। कितना बचेगा? 1.6, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। क्या हो रहा भैया? देखो बेटा यार क्या है, 760 टॉर, एक्स ए इंटू पी नॉट ए 300 प्लस 1 माइनस एक्स ए, पी नॉट भी आ गया 800, 20 यहां आ गया, तो 3x ए प्लस 8 माइनस 8x ए। अच्छा भैया, माइनस का 5x ए बचेगा, यहां पे आया प्लस का 5x ए, ये वहां जाएगा। 8 में से 7.6 घटाओ। ये देख रहे हो बच्चों, नींद की हालत में क्या हो रहा है? जोड़ घटाना गलत हो रहा है। 0.4 बचेगा, तो x ए बराबर क्या हो गया? ये ठीक है, पहला आंसर होगा भैया। जो डाउट फंसा करे यार वो पूछ लिया करो यार, ठीक है। 79 का क्या होगा? फर्स्ट होगा भाई। सिंपल क्वेश्चन था राउट्स लॉ। नेक्स्ट, कैलकुलेशन मिस्टेक ध्यान रखिएगा, बहुत होती हैं। FeCl3 सॉल्यूशन ऑन रिएक्शन विद SO2। बच्चों SO2 क्या होता है? एक रेड्यूसिंग एजेंट होता है, गुड रेड्यूसिंग एजेंट। SO2 गुड रेड्यूसिंग एजेंट होता है और इसकी पोटेंशियल इक्वेशन मैंने पढ़ाई हुई है आपको। ये खुद हो जाता है ऑक्सीडाइज। ओके, ये SO2 की पोटेंशियल इक्वेशन है। आप देखिए +4 से ये +6 में ऑक्सीडाइज हो रहा है विद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन वहां पर जाएंगे और Fe+3 को Fe+2 में रेड्यूस कर देंगे। बैलेंस करना चाहो तो ये बैलेंस कर दो और जोड़ के रिएक्शन लिख सकते हैं आप। ओके, तो Fe+3 गेट रेड्यूस इनटू Fe+2। फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट
द वॉल्यूम ऑफ मीथेन इवॉल्व बाय ट्रीटमेंट ऑफ 16.6 ग्राम ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड कितना है भाई? 16.6 ग्राम। इसकी रिएक्शन आप वाटर से करा रहे हैं, सबको रिएक्शन मालूम है, RH को लेके अलग हो जाएगा, बाकी दुनियादारी अलग हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ मीथेन आपसे पूछ रहा है, ml में कि लीटर में? मान लो निकालना है लीटर में। ऑर्गेनिक रिएक्शन में बच्चों यूजली बैलेंस होती है, आप देख सकते हैं बैलेंस है। लगा दीजिए CN रूल, मैं करूं डायरेक्ट C1 बराबर C2 तो N1 बराबर N2। N1 बराबर वेट इन ग्राम अपॉन इसका मॉलिकुलर वेट, 12 और 3 15, 15 24, आयोडीन का 127, 5 4 9 7 16, हासिल लगा 1 1 1 2 2 4 2 6 1। उसके मोल वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, सॉल्व करेंगे 0.1 तो 2.24 लीटर। 2.24 लीटर सेकेंड इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, 81 का बच्चों आंसर होगा सेकेंड। $82 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन आपको ये दिया गया है, आपको मालूम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर 10 की पावर n E नॉट सेल अपॉन 0.0591। ठीक है, ये रिलेशन जो है मैं तो कभी याद नहीं करता हूं और मैं आपको हिंट भी नहीं कहूंगा कभी कि आप इसको याद करिए। मैं तो कहता हूं EMF ऑफ सेल बराबर स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। जब बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम पर तो Q की जगह रखते हैं Kc और EMF ऑफ सेल हो जाता है 0। तो ये हो गया 0 और यहां से देखिए इसको उस तरफ ले जाएंगे तो log Kc बराबर आएगा n E नॉट सेल अपॉन 0.0591। तो Kc बराबर आएगा 10 की पावर n E नॉट सेल अपॉन 0.0591। वही आ गया। तो आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा समय लग गया, ये सच्चाई ये है, याद करने में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। सो मैं इसको हटा दे रहा हूं, मैं उसका यूज कर रहा हूं। ठीक है, कैसे आया वो फार्मूला वो मैंने आपको बता दिया। देखिए n की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, सिल्वर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं। n की वैल्यू है 2। E नॉट ऑफ सेल 0.46 अपॉन कर दीजिए 0.0591। सॉल्व कर लीजिए बच्चों, कितना आएगा? कर दे क्या? 2 इंटू 0.46 ऑब्लिक 0.0591, 15.5 आ रहा है बच्चों। अब आपको मालूम है 10 की पावर कभी भी दशमलव में नहीं बताई जाती, इसको तोड़ दीजिए। 10 की पावर 0.5 का मतलब अंडर रूट ऑफ 10 और अंडर रूट ऑफ 10 होता है 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 50। 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 15। ओके, एक्चुअली बच्चों ये 15.56 आ रहा था
और 10 की पावर 0.5 अगर 3.16 होता है तो यहां पे था 10 की पावर 0.56, तो 3 से थोड़ा ज्यादा लगभग 4 आ रहा था, इसलिए 4 इंटू 10 की पावर 15 फर्स्ट इज द राइट आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड इज यूज्ड एज एंटी फेरोमैग्नेटिक MnO2। फैक्ट है बच्चों, आपको ये अच्छे से पढ़ाया गया है इन सॉलिड स्टेट। फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक, इसका आंसर बच्चों फर्स्ट होगा, याद होना चाहिए। 84। ये देखिए एक अच्छा सवाल था कि जो रेनिटिडीन है इसको एंटासिड में रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ फार्मेलॉजिकल इफेक्ट। देखिए आपके एनसीईआरटी में ड्रग का क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग 4 बेसिस पे किया है। पहला, ऑन बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। दूसरा, ऑन बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। तीसरा, ऑन बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। और चौथा है ऑन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। देखिए 3 बातें बताएंगे। कितनी बातें बताएंगे? 3 बातें बताएंगे। पहला, ऑन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट 3 दवाएं हैं, एंटासिड, एनाल्जेसिक और एंटीसेप्टिक। ऑन बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन है एंटीहिस्टामिन। बात नंबर 1 खत्म, एनसीईआरटी खत्म। जितना एनसीईआरटी में लिखा उतना बता पाएंगे, बाकी डिटेल में तुम लोग पढ़ोगे कॉलेज के अंदर, मैं ना बताने वाला, मुझे आता भी नहीं है। ठीक है, एंटासिड, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक ऑन बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एंड एंटीहिस्टामाइन ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अगर क्वेश्चन आ जाए डॉक्टर के लिए कौन सा क्लासिफिकेशन सबसे यूजफुल है, ऑन बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल। डॉक्टर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन, यूजफुल क्लासिफिकेशन होता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मेडिसिनल केमिस्ट के लिए सबसे अच्छा कौन सा होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। केमिस्ट, मेडिसिनल केमिस्ट के लिए सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन है मॉलिक्यूलर टारगेट के बिहाफ पर। डॉक्टर के लिए सबसे अच्छा है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पर। एंटासिड, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक होती हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पर, और एंटीहिस्टामिन होती हैं ड्रग एक्शन के आधार पर। 3 बातें मैंने बताई हैं, ध्यान रखिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा। आंसर होगा बच्चों 4th। विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय डायग्राम। देखो भैया, प्लस मिस, माइनस मिस, प्लस मिस, माइनस मिस। 2 प्लस मिस हुए हैं, 2 माइनस मिस हुए हैं। कौन सा डिफेक्ट होगा? शॉर्ट की डिफेक्ट। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जब मिस होते हैं तो वो डिफेक्ट कहलाता है शॉर्ट की डिफेक्ट। डिटेल आपको मालूम है। 86 क्या है भाई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो इंडिपेंडेंट टू मास होती हैं और इनको डायरेक्ट जोड़ा अथवा घटाया नहीं जा सकता। तो आइए बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है? देखिए, मास जोड़ घटा सकते हैं, वॉल्यूम जोड़ घटा सकते हैं, एनर्जी को भी जोड़ घटा सकते हैं। ये तीनों प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मोल बिकम इंटेंसिव। सो दिस इज द आंसर। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए।
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मोल बिकम इंटेंसिव। क्यों? तुमने मास को फिक्स कर दिया ना। जब मास को तुमने फिक्स कर दिया तो अब वो मास पे इंडिपेंडेंट हो गया, और मास पे अगर इंडिपेंडेंट हो गया तो इंटेंसिव हो जाएगा, राइट। रोस्टेड कॉपर पाइराइट ऑन स्मेल्टिंग विद सैंड प्रोड्यूसेस, यार याद है सबको। अब क्या मुझसे मेटलर्जी पढ़ोगे क्या? बताओ। फेरस सिलिकेट बनता है SiO2 FeO से कंबाइन करके FeSiO3 बनाता है। मैट होता है Cu2S और FeS। इज इट क्लियर? तो यहां Cu2S प्लस FeS भी होता है ऑफकोर्स, बट कोई दिक्कत नहीं उससे। स्लैग कौन सा बनता है? FeSiO3। CaSiO3 ये थॉमस स्लैग बनता है आयरन की मेटलर्जी में, कॉपर की मेटलर्जी में बच्चों बनता है FeSiO3। देखोगे क्या? मन कर रहा है क्या? अच्छा क्या यार भाई, अरे यार रोस्टेड ओर से बता रहा हूं, ठीक है। Cu2S FeS Cu2O FeO, जब रोस्टिंग करा देते हैं तो ये होता है रोस्टेड ओर। अब रोस्टेड ओर की कराते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग हम लोग जो कराते हैं इसमें हम लोग SiO2 को डालते हैं, ठीक है। SiO2 जो होता है, जो नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटी होती है उनको ये हटा देता है SiO2, और कोक डालते हैं इसमें हम लोग ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने आपको सिखाया था बहुत ही अच्छे तरीके से कि ये जो दोनों चीजें हैं ये कैसे कैंसिल हो जाती हैं, और यहां पे मिलता है Cu2S और FeS, इसे कहते हैं मैट, और SiO2 जो होता है FeO से कंबाइन करके स्लैग बनाता है FeSiO3। पूरा सिस्टमेटिक रिएक्शंस होती हैं, हमने आपको लिखवा रखी है। रोस्टेड और कैसे बना था? कॉपर पाइराइड का जब रोस्टिंग कराया था रिवर्बरेटरी फर्नेस में तो पार्शियल रोस्टिंग हुआ था, Cu2S FeS Cu2O और FeO हमें प्राप्त हुआ था। FeO इसमें बेसरम इंप्योरिटी है, नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटी है, जिसको हटाने के लिए हम लोग फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं SiO2, ठीक है। और हमें प्राप्त होता है मैट। मैट को ले जाते हैं बेसेमर कन्वर्टर में और वहां पे होता है इसका ऑटो रिडक्शन और हमें प्राप्त होता है ब्लिस्टर कॉपर। ये यहां से जाएगा बेसेमर कन्वर्टर में, होगा यहां पर ऑटो रिडक्शन और हमें इम्प्योर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर प्राप्त होगा। 98% प्योर होता है, राइट बच्चों। 88 देख लो भैया। Which one of following is true about metallic character when we move from left to right? भैया लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो मेटेलिक नेचर घटेगा, नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ेगा, और टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मेटेलिक नेचर बढ़ेगा और नॉन मेटेलिक नेचर घटेगा। तो लेफ्ट टू राइट मेटेलिक नेचर घटेगा, डिक्रीजेस इन पीरियड, इंक्रीजेस इन ग्रुप। फर्स्ट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्लेनर? बच्चों प्लेनर का मतलब होता है सारे बॉन्ड एक ही प्लेन में हो। मुझे दूर से दिखाई पड़ रहा है आंसर XeF4। ये देखिए XeF4, दो लोन पेयर होते हैं, स्क्वायर प्लेनर होगा, sp3d2 होगा। ये देखिए स्क्वायर प्लेनर होता है XeF4, NF3 भी sp3 होगा, SiF4 में देखिए sp3d होगा, और सॉरी sp3 होगा और ये वाला sp3d होगा। सिर्फ XeF4 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में है। ओके, सो दिस इज प्लेनर, राइट। क्वेश्चन नंबर 90 भी देख लो भैया फटाफट। द प्रोसेस
रिक्वायरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। मेरे भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सो होता है। यहां देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सो। यहां पर देखिए गेन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन लगता है, तो यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज नॉट फॉर्म, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज नॉट फॉर्म। आओ इसी बहाने रिवाइज करा दे। कैनिजारो रिएक्शन, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, जब कंसंट्रेट एल्कली से ट्रीट किए जाते हैं तो इन्हीं का ऑक्सीडेशन और इन्हीं का रिडक्शन होता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। ठीक, आप बताइए क्या नए कार्बन कार्बन बॉन्ड बने? नहीं, सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन है, नए कार्बन कार्बन बॉन्ड तो नहीं बने। वुड्स रिएक्शन, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब सोडियम से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये देखिए, और ये कार्बन कार्बन आपस में जुड़ गए, तो वुड्स रिएक्शन में नए कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं, कैनिजारो में नहीं बनते हैं। यहां नए कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं, यहां नहीं बनते हैं। एल्डोल में आ जाओ, एल्डोल गिवन बाई हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, इसके 2 मोल यूज होंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली एंड हीट। शायद आपको याद हो, जिसका फंक्शनल ग्रुप यूज होता है उसे सबस्ट्रेट कहते हैं, और जिसके अल्फा हाइड्रोजन यूज होते हैं उसे रिएजेंट कहते हैं। डायरेक्ट ट्रिक आपको याद होगी, सबस्ट्रेट का हटाओ O, रिएजेंट के हटाओ 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, आप ये बताइए क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अगर एल्काइलेशन की बात करें तो जब बेंजीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये ल्यूइस एसिड है, Cl- को घसीट लेगा, ये CH3+ उस पर अटैक करेगा, और इस प्रकार से मिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर भी देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो किसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बन रहा? कैनिजारो में नहीं बन रहा। सो आपका आंसर बच्चों होगा फर्स्ट। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 हटाना पड़ेगा सब भाई। आ जाओ, ग्लूकोज। चलो आराम से देखिए, ग्लूकोज को थोड़ा पढ़ा देते हैं। ग्लूकोज बच्चों एक एल्डोहेक्सोस शुगर होती है। ग्लूकोज का फार्मूला सबको मालूम है, C6H12O6। ये बच्चों एक एल्डोहेक्सोस शुगर है। एल्डोहेक्सोस शुगर का मतलब होता है इसके पास एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। सामने देखेंगे, छह कार्बन है, एक हो गया, 2 3 4 5 और ये 6। देखिए OH पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। क्या मैंने बोला? मैंने क्या बोला? व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड
जिनमें ढेर सारे OH ग्रुप हो और एक कार्बोनिल ग्रुप हो इन द फॉर्म ऑफ आइदर एल्डिहाइड और इन द फॉर्म ऑफ कीटोन। अगर कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड के फॉर्म में है तो उन्हें एल्डोज शुगर कहते हैं, जैसे ग्लूकोज, और अगर कार्बोनिल ग्रुप कीटोन के फॉर्म में है तो उन्हें कीटोज शुगर कहते हैं, जैसे फ्रक्टोज। एल्डोज हो गया, 6 कार्बन चाहिए थे, 1 हो गया, 2 3 4 5 6, सारे कार्बन पर OH होगा। अब देखना बच्चों कैसे बनाते ग्लूकोज। सबसे जो दूर वाला कार्बन है उसमें OH बनाएंगे राइट में, H बनाएंगे लेफ्ट में। इस कॉन्फ़िगरेशन को रिपीट करो और रिपीट करने के बाद अल्टा पलटी। क्या बताया? CHO ग्रुप से जो सबसे दूर वाला कायरल कार्बन है, ये सबसे दूर वाला कार्बन तो है लेकिन ये कायरल नहीं है, 2 हाइड्रोजन सेम है। सबसे दूर वाला जो कायरल कार्बन है उसमें राइट में OH, लेफ्ट में H। इसको रिपीट करते हुए अल्टा पलटी कर दो, ग्लूकोज बन गया। अब देखिए फ्री कार्बोनिल ग्रुप से जो सबसे दूर वाला सबसे दूर वाला जो कायरल कार्बन होता है, अगर उसमें OH राइट में है तो ऐसी शुगर को हम D शुगर कहते हैं, और अगर लेफ्ट में है तो उन्हें L शुगर कहते हैं। ग्लूकोज इज ए D, अच्छा D पॉजिटिव एल्डो हेक्सोस। पॉजिटिव का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, D पॉजिटिव एल्डो हेक्सोस। दिस इज द फुल नेम ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले इतना फीलिंग डेवलप करो। ग्लूकोज बच्चों ये पढ़ना ही पड़ता है, याद ही करना पड़ता है कि सबसे दूर वाला जो कायरल कार्बन है उसमें OH अगर राइट में होगा तो D बोलेंगे, ये ग्लूकोज हो गया। आओ तुम्हें थोड़ा सा फ्रक्टोज के बारे में बताएं। फ्रक्टोज का फार्मूला भी यही होता है। दिक्कत बस ये है कि फ्रक्टोज इज ए कीटोज शुगर, मतलब इसके बाद कीटोनिक ग्रुप होगा, और कीटोनिक ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे तो हो नहीं सकता है, तो ऊपर एक CH2OH आ जाएगा और फिर आएगा कीटोनिक ग्रुप। तो कीटोनिक ग्रुप बनाने में 2 कार्बन बेकार हो गए, बचे 4, 1 2 3 4 5 और ये 6वां। तरीका फिर वही है, बिल्कुल ग्लूकोज की तरह बना दो, OH राइट में H लेफ्ट में, रिपीट करो, अल्टा पल्टी कर दो, ये फ्रक्टोज बन गया। कार्बोनिल ग्रुप से सबसे जो दूर वाला कायरल कार्बन है उसमें भी जो OH है वो राइट में है, तो ये D होता है। क्या होता है? D। लेकिन जो फ्रक्टोज होती है वो लिवुलोज शुगर होती है। अगर पोलैरिमीटर में रखोगे तो PPL को एंटी क्लॉकवाइज घुमाती है, ये लिवुलोज शुगर होती है, इसलिए D निगेटिव हो गया। कीटोनिक ग्रुप है इसलिए कीटो हो गया, 6 कार्बन है इसलिए हेक्सोज हो गया। ये हो गया फ्रक्टोज बच्चों। ये क्या हो गया मेरे भाई? फ्रक्टोज हो गया। तो ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर होती है, इसीलिए ग्लूकोज को हम लोग डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। और ये लीवो रोटेटरी होती है, इसलिए इसको लिवुलोज भी कहते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर इतना क्लियर हो गया होगा। बहुत सारी बातें होती हैं, 2-4 बातें मैं आपको बता दे रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। अब मैं फ्रक्टोज को मारो गोली, मैं ग्लूकोज को लेके अपना काम करने जा रहा हूं। आइए देखते हैं। फ्रक्टोज को हटा रहे हैं। यहां 4 कायरल कार्बन है, यहां पर 3 कायरल कार्बन है। एनएनसीओमर अगर पूछे जाए तो 2 की पावर 4, POS तो कहीं है नहीं, और यहां पर एनएनसीओमर पूछे जाए 2 की पावर 3, POS तो कहीं पर होगा नहीं। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं ग्लूकोज को लेकर। देखिए ग्लूकोज में चूंकि कार्बोनिल ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सी OH ग्रुप भी है, इसलिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज या जितने भी बच्चों कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बोनिल ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप दोनों की रिएक्शन शो करते हैं।
जैसे अगर हम बात करें कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन, जैसे NH2OH से रिएक्शन कर दीजिए, OH2, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय इलिमिनेशन हो जाएगा ये, और बाकी पूरा यही बना देना नीचे, डॉट डॉट डॉट, बाकी पूरा यही बन जाएगा। तो इसे बच्चों कहते हैं ग्लूकोज का ऑक्साइम, ग्लूकोक्साइम, ग्लूकोज का ऑक्साइम, ग्लूकोक्साइम, राइट। ग्लूकोज का ऑक्साइम, ग्लूकोक्साइम बच्चे क्लास में बाद में बात करेंगे। आप बच्चे इसकी रिएक्शन करा दीजिए फेलिंग सॉल्यूशन से। तो फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकोज का एसिड बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा, CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। क्लियर? बोलो, अगर आप इसमें डाल दें कंसंट्रेट HNO3, तो कंसंट्रेट HNO3 क्या करेगा, CHO को COOH में बदलेगा और प्राइमरी अल्कोहल को भी COOH में बदल देगा। हमें मिल जाएगा ग्लूकैरिक एसिड, और ये लास्ट में COOH, बीच में वही सब रहेगा। ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें फिनाइल हाइड्राजीन से, तो फिनाइल हाइड्राजीन के 3 मोल रिएक्शन करते हैं और हमें ग्लूकोसाजोन या ओसाजोन, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ग्लूकोज की रिएक्शन जब फिनाइल हाइड्राजीन के 3 मोल से करते हैं तो ग्लूकोसाजोन या ओसाजोन का येलो क्रिस्टल हमको प्राप्त होता है। ग्लूकोक्साइम, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकैरिक एसिड, और यहां से मिलेगा हमको ओसाजोन या ग्लूकोसाजोन, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। राइट बच्चों? अच्छा, आइए मैं आपको ये लास्ट वाली रिएक्शन खोलकर दिखाकर कराता हूं। आइए आप लोग एंजॉय करेंगे थोड़ा, इसको थोड़ा एंजॉय करा देते हैं। हटाना चाहूंगा बच्चों इसको, देखिए सामने देखेंगे सब लोग। ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं। 1 2 3 और 3 6। अब देखो जरा, हाइड्राजीन का एक एच हटा के पीएच लगा दिया, फिनाइल हाइड्राजीन पहला मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय इलिमिनेशन हुआ, समथिंग लाइक दिस। और ये देखिए ये बन गया। ठीक, अब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, दूसरा मॉलिक्यूल जो होता है वो इस सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। कैसे ऑक्सीडाइज करता है फील करिएगा। यहां से H2 निकला, जब H2 निकला तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और इस H2 ने क्या किया, इसको रेड्यूस कर दिया। तो इस प्रकार से देखिए, जब दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करता है तो क्या होता है, ये बना, साथ में 1 मोल अमोनिया और साथ में 1 मोल एनिलीन। ठीक है। और जब तीसरा मॉलिक्यूल आता है तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, तीसरा मॉलिक्यूल फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय इलिमिनेशन शो करेगा, निकाल देगा, और यहां पर देखिए क्या बन जाएगा, और बच्चों इसी को कहते हैं हम लोग ओसाजोन।
येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इस प्रकार से अगर देखें हम लोग 1 2 3 4 5 6, जब कभी कोई मोनोसेकेराइड ग्लूकोज फ्रक्टोज टाइप की शुगर ग्लूकोसाजोन का फॉर्मेशन करती हैं, फिनाइल हाइड्राजीन के 3 मोल से रिएक्शन करती हैं, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, ध्यान दीजिए। तो ऊपर के 2 कार्बन बर्बाद हो जाते हैं, गेट डिस्ट्रॉय। ऊपर के 2 कार्बन खराब हो जाते हैं, नीचे के कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर के 2 कार्बनों का कॉन्फ़िगरेशन खराब हो जाता है। इसलिए ऐसी शुगर जिनमें ऊपर के 2 कार्बनों में सिर्फ अंतर होता है, ऐसी शुगर सेम ओसाजोन बनाती है। दिस इज द रीजन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म सेम ओसाजोन। ओके, इवन एक और भी लिख सकते हैं, मैनोज भी। ये तीनों बच्चों सेम प्रकार का ओसाजोन बनाते हैं, क्योंकि इन तीनों में जो डिफरेंस होता है वो पहले 2 कार्बनों में डिफरेंस होता है, और जब ग्लूकोसाजोन का फॉर्मेशन हुआ तो पहले 2 कार्बन खत्म हो गए, दोनों के दोनों खत्म हो गए, तो इनके द्वारा बनाया गया ओसाजोन सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं, मेरी कदकाठी का एक लड़का, बिल्कुल मेरे जैसा लड़का, अच्छा सा लड़का, सुंदर सा लड़का खड़ा कर दो। हम दोनों में अंतर आप मुंडी देख के पहचान पा रहे हो, फील करो। इसकी मुंडी को भी काले कपड़े से ढक दें और मेरी मुंडी को भी काले कपड़े से ढक दो, तो आप बताइए, जो नीचे की पर्सनालिटी उसकी थी वही नीचे की पर्सनालिटी मेरी थी, क्या आप पहचान पाओगे पोरवाल सर कौन है और दूसरा लड़का कौन है? आप नहीं पहचान पाओगे। क्यों? क्योंकि हम दोनों में जो अंतर था मुंडी का, वो मुंडी तो ढक दी गई है, नीचे की सारी चीजें तो एक जैसी हैं, कपड़े सेम है, कदकाठी सेम है। वही तो हुआ, ग्लूकोज फ्रक्टोज और मैनोज में ऊपर के 2 कार्बनों में डिफरेंस होता है, ऊपर के 2 कार्बन डिस्ट्रॉय कर दिए गए, इसलिए इनके द्वारा जो ग्लूकोसाजोन बनता है वो सेम टाइप का बनता है। राइट, बताना क्या था, पढ़ाते क्या चले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, एक इतना बता दिया हमने आपको। अच्छा, अब आप देखिए, ये CHO की रिएक्शंस मैंने आपको बताई। अब ग्लूकोज में OH वाली रिएक्शंस भी होंगी, PCl5 से रिएक्शन करेगा ये, ठीक है ना। एसिटिल क्लोराइड के 5 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा क्योंकि 5 OH है। PCl5 के 5 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा क्योंकि 5 OH है, तो OH वाली भी रिएक्शन करेगा। अगर हम लोग बात करें रेड फास्फोरस प्लस HI की, तो वो भी देखो, रेड फास्फोरस प्लस HI, अगर ध्यान दें, यही तो है। जब रेड फास्फोरस प्लस HI डालोगे, ये ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को एल्केन में रिड्यूस कर देगा। तो 6 कार्बन थे, तो यहां पर आपको हेक्सेन प्राप्त हो जाएगा। ओके, क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? हेक्सेन। तो इट इज ए एल्डोज हेक्सो सुगर, ये सही पॉइंट था। ऑन हीटिंग विद HI इट फॉर्म एन हेक्सेन, ये भी सही पॉइंट था। इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरानोस फॉर्म, ये गलत है। इट डज नॉट गिव 2,4-DNP, सही है। अब ये दोनों पॉइंट हम कैसे एक्सप्लेन करें, आइए देखते हैं। हटाते हैं। देखिए होता क्या है, अभी आपने हमसे ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर को डील किया, खत्म होता है ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर। यहां पर देखिए बात आती है अबाउट साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखिए कुछ बातें, जैसे ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम बाइसल्फाइड, सिर्फ रिएजेंट एंड 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन 2,4-DNP। जब ये देखा गया
कि अगर ग्लूकोज के पास CHO ग्रुप है तो वो इन तीनों से रिएक्शन करना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ग्लूकोज NaHSO3 सिर्फ रिएजेंट और 2,4 DNP टेस्ट नहीं देता है। तो यहां से वैज्ञानिकों का दिमाग ठनका कि इसका मतलब ग्लूकोज में कुछ लोचा है, कुछ और है जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, ग्लूकोज या ग्लूकोज जैसे जो मोनोसैकेराइड होते हैं एक्चुअली में वो ओपन स्ट्रक्चर से ज्यादा साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एग्जिस्ट करते हैं इधर देखिए। ओह, ये एल्डिहाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 OH रिपीट करो, अल्टा पल्टी मारो, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। होता क्या बच्चों, ये जो फ्री कार्बोनिल ग्रुप होता है ये सबसे दूर वाले OH के साथ इंटरनल हेमी एसिटल का फॉर्मेशन करता है। कोई ये ना पूछे व्हाट इज हेमी एसिटल, कार्बोनिल कंपाउंड के नोट्स में देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन जब अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करते हैं तो बनने वाले प्रोडक्ट को हेमी एसिटल या हेमी कीटल कहते हैं, जिसमें एक ईथर लिंकेज और एक अल्कोहलिक लिंकेज होती है। यस, ये बॉन्ड कटेगा और ये जो H है O के पास जाएगा और ये कार्बन जो है इस O से जुड़ जाएगा। तो देखो बेटा क्या हुआ, कैसे बन रहा है इंटरनल हेमी एसिटल, ध्यान सब लोग देखेंगे। C H O के पास H आ गया, 1 2 3 4 5 6, ये इससे जुड़ गया। ये देखिए बच्चों एक इंटरनल हेमी एसिटल बन गया। ध्यान से अगर आप लोग देखें तो 1 2 3 4 5 और 6 था। अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 मेंबर्ड की एक रिंग बन गई है। अगर आप ध्यान से देखें 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 6 मेंबर्ड की ये रिंग बन गई है बच्चों। सबसे विशेष बात देखिए, ओपन स्ट्रक्चर में कार्बोनिल कार्बन sp2 होने के कारण नॉन कैरल था, लेकिन इंटरनल हेमी एस्टर जब बना तो ये कार्बन भी कायरल हो गया। मतलब इसके पास अब कितने कायरल कार्बन हो गए बच्चों, 5। आपको मालूम है किसी रिएक्शन में जब कायरल कार्बन जनरेट होता है तो उसके अराउंड दोनों कन्फिगरेशन बनते हैं, डेक्स्ट्रो वाला भी बनता है और लीवो वाला भी बनता है। तो अगर ये बनेगा तो साथ में जगह नहीं है, ये वाला भी बनेगा, बाकी पूरा वही रहेगा। तो इसे कहते हैं अल्फा ग्लूकोज अगर OH राइट में है, और इसे कहते हैं बीटा ग्लूकोज अगर ग्लूकोज लेफ्ट में है। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज आपस में कहलाते हैं बच्चों एपीमर, एंड एपीमर आर द टाइप ऑफ डायस्टीरियोमर। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज कहलाते हैं एपीमर, एंड एपीमर आर द डायस्टीरियोमर। देखिए अगर कोई तुमसे पूछे ग्लूकोज के पास कितने कायरल कार्बन है, आप 4 बताइए, ओपन स्ट्रक्चर। लेकिन अगर कोई पूछे अल्फा ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज के पास कितने कायरल कार्बन है, आप 5 बताएंगे। बोले तो साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये जो आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बनाया है ये फिजर प्रोजेक्शन फार्मूला कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट के साइक्लिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का एक सिंपल तरीका भी होता है जिसे हैवर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? हैवर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं। कैसे बनाते हैं हैवर्थ प्रोजेक्शन? ध्यान दीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं। 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड में एक जगह तो ऑक्सीजन है, 6 मेंबर्ड रिंग है। ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसमें OH राइट में भी हो सकता है और लेफ्ट में भी हो सकता है, तो हमने ऐसे कर दिया। वेवी लाइन का मतलब है H राइट में भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बहुत सिंपल है। देखिए
हम कैसे बनाना सिखाते हैं, बहुत ही सिंपल है। हम एक टेक्निक बताते हैं बच्चों को, 3,5U। तीसरे कार्बन और पांचवें कार्बन में OH होता है ऊपर, बाकी सभी में OH होता है नीचे। ये देखिए आपने बना दिया। ऑफ कोर्स पांचवें कार्बन में जब OH ऊपर लगाओगे तो छठवें कार्बन के साथ लगाओगे, CH2OH के साथ लगाओगे। इस स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे बना दिया। अब अगर OH नीचे बना दोगे तो वो अल्फा ग्लूकोज बन जाएगा, और अगर OH ऊपर बना दोगे तो वो बीटा ग्लूकोज बन जाएगा। वेवी लाइन से दिखाने का मतलब बच्चों होता है कि OH नीचे भी हो सकता है अल्फा डी ग्लूकोज, ऊपर भी हो सकता है बीटा डी ग्लूकोज। आप देख सकते हैं ये हेमी एस्टर के फॉर्म में है। आप देखिए बच्चों, मैंने इसको क्या लिख दिया, एपीमर लिख दिया। सॉरी, दिस इज नॉट एपीमर, दिस इज एनोमर। बच्चों सॉरी, एनोमर कहते हैं, एपीमर दूसरी चीज होती है। इसे बच्चों हम लोग एपीमर, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को हम लोग एनोमर्स कहते हैं। एंड एनोमर्स आर आल्सो डायस्टीरियोमर। सुनना बच्चों, तो ये जो एनोमर है, एनोमर में डिफरेंस कहां पर है, फर्स्ट कार्बन के अराउंड डिफरेंस है। राइट में OH या नीचे OH तो अल्फा बोलोगे, लेफ्ट में OH या ऊपर OH तो बीटा बोलोगे, राइट। तो इस कार्बन को बच्चों हम लोग कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमेरिक कार्बन में OH अगर नीचे है या वहां पे राइट में है तो अल्फा ग्लूकोज, ऊपर है या लेफ्ट में है तो बीटा ग्लूकोज। एनोमेरिक कार्बन को अगर ध्यान से आप देखें तो इसमें ये देखिए एक ईथर लिंकेज है और ये देखिए एक हाइड्रोक्सी लिंकेज है। इसीलिए इनके जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं वो हेमी एसिटल फॉर्म में होते हैं। बच्चों बोलो किस फॉर्म में होते हैं, हेमी एसिटल। अब सुना बेटा, 6 मेंबर रिंग जो होती है उसमें कंपाउंड आपने पढ़ा था पाइरेन, जो 6 मेंबर्ड होता है पाइरेन। एक आपने पढ़ा था फ्यूरॉन और एक आपने पढ़ा था पाइरेन। तो ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, हैवॉर्थ स्ट्रक्चर जो ये बनता है, इस हैवॉर्थ स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो ये पाइरेन के जैसा दिखाई पड़ रहा है। 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, 5 कार्बन एक ऑक्सीजन, 5 कार्बन एक ऑक्सीजन। इसीलिए ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को कहते हैं पायरेनोज फॉर्म, पायरेनोज स्ट्रक्चर। जबकि फ्रक्टोज जो होता है वो 5 मेंबर रिंग बनाता है, तो उसके हैवॉर्थ स्ट्रक्चर को बच्चों कहते हैं हम लोग फ्यूरेनोज फॉर्म। बच्चों बोलो क्या कहते हैं, फ्यूरेनोज फॉर्म। तो अब देखिए मैं अपने बच्चों को ग्लूकोज का अगर फुल फॉर्म बताऊं तो ग्लूकोज का फुल फॉर्म होगा, जैसे मान लो अल्फा वाला है, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूको पायरेनोज। अल्फा वाला, बीटा का लिखोगे तो बीटा डी पॉजिटिव ग्लूको पायरेनोज, बोथ आर एनोमर्स। 5 कार्बन होंगे। तो प्रेजेंट इन फ्यूरेनोज फॉर्म गलत, प्रेजेंट इन पायरेनोज फॉर्म। और इट डज नॉट गिव डीएनपी टेस्ट, यस डज नॉट गिव डीएनपी टेस्ट। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, 3rd होगा। ओके, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको मोनोसैकेराइड ग्लूकोज के बारे में पूरा पढ़ा दिया। वो धोखे से यहां पर एपीमर लिख गया था। अल्फा और बीटा आर एनोमर, एनोमर आर आल्सो डायस्टीरियोमर एंड एपीमर आर आल्सो डायस्टीरियोमर। ओके, हाँ इतना बहुत है, बाकी आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, राइट। 92 93 देखेंगे बच्चों, बहुत सिंपल। एनो का बॉन्ड ऑर्डर है 2.5 और एनो प्लस का है 3। तो भैया जिसका बॉन्ड ऑर्डर होगा ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ होगी कम, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर होगा कम उसकी बॉन्ड लेंथ होगी ज्यादा। तो बॉन्ड लेंथ इन NO प्लस इज ग्रेटर, नो। बॉन्ड लेंथ इन, गलत, बॉन्ड लेंथ इन NO इज ग्रेटर, सही। एमीन दैट कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाई गैब्रियल थैलीमाइड प्रोसेस,
गैब्रियल थैलीमेट प्रोसेस में रिएक्शन लिख के क्यों दिखाऊं, आपको मालूम है इससे एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते, इसलिए बेंजाइल एमीन ये एलिफेटिक है। एरोमेटिक एमीन उन्हें कहते हैं जिसमें NH2 बेंजीन से लगाओ, एनिलीन एनिलीन एरोमेटिक एमीन है, इसको नहीं बना सकते। मिथाइल एमीन एलिफेटिक है। आइसोब्यूटाइल एमीन सारी की सारी प्राइमरी एमीन है, लेकिन जो एरोमेटिक वाली एमीन है वो गैब्रियल थैलीमेट प्रोसेस से नहीं बना सकते। ओके, गैब्रियल थैलीमेट प्रोसेस से सिर्फ बना सकते हैं, सुन लो, प्राइमरी एमीन, एलिफेटिक एमीन, एरोमेटिक भी नहीं, सेकेंडरी भी नहीं, टर्सरी भी नहीं, ओनली प्राइमरी एलिफेटिक एमीन। 95 concentrated H2SO4 is not used to prepare HBr from KBr because, बेटा आपको मालूम होना चाहिए H2SO4 जैसे मान लो NaBr या NaI है, आपने इसमें कंसंट्रेट H2SO4 डाला, इसमें कोई डाउट नहीं होता स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, सॉल्ट के अंदर से वीक एसिड को डिस्प्लेस कर देता है। देखिए H2SO4 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, इसके बाद ये क्या करता है, इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता है ब्रोमीन और आयोडीन। इसीलिए कंसंट्रेट H2SO4 के द्वारा HBr और HI को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है Br2 या I2 में, तो ऑक्सीडाइजेस HBr। कंसंट्रेट H2SO4 नॉट यूज्ड टू प्रिपेयर HBr from KBr because it oxidizes HBr। ध्यान रखना, HCl और HF को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, HBr और HI को ऑक्सीडाइज कर सकता है। 96 The hypothetical complex chloro HCl diaqua ट्राइएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अच्छा एक बात बताओ, +3 -1 0 0, तो इस पर चार्ज क्या आएगा, इस पर चार्ज +2 आएगा। बोलो, अगर चार्ज +2 आएगा तो क्लोराइड कितने होंगे बाहर, 2 होंगे, 2 क्लोराइड होंगे। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। एक Cl है, 3 अमोनिया है, 2 वाटर है, और काउंटर आयन कितने होंगे, 2 क्लोराइड होंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना आएगा, +2 आएगा। इफ स्टील इज हीटेड टू ए टेम्परेचर वेल बिलो रेड हीट एंड देन कूल स्लोली, द प्रोसेस इज कॉल्ड टेम्परिंग। टेम्परिंग इज द छोटा भाई ऑफ एनिलिंग। क्या बोला, टेम्परिंग इज द छोटा भाई ऑफ एनिलिंग। एनिलिंग में रेड हीट करते हैं, धीमे धीमे ठंडा करते हैं। टेम्परिंग में रेड हीट के नीचे गर्म करते हैं, फिर धीमे धीमे ठंडा करते हैं। भाई भाई, छोटा भाई बड़ा भाई, रेड हीट गर्म करो, रेड हीट के नीचे गर्म करो, ठीक है, छोटा भाई बड़ा भाई। नेक्स्ट 98 फॉर द कंपाउंड्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। आपको मालूम है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I - R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I + R। देखिए +R मेटा पे लगा, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, माइनस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, प्लस वाले घटाते हैं। सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 4th, उससे कम होगा 3rd, उससे कम होगा 1st, और 2nd वाला तो बर्बाद हो गया। तो 4 3 1 2 4 इज द राइट। मालूम है कि नहीं मालूम है, एसिडिक स्ट्रेंथ रूल बता दिया मैंने, -I - R के डायरेक्टली होता, +I + R के इनवर्सली होता है, राइट। 99 and 100 hard water become free ions when passed through ion exchange resin containing RCOOH group।
आपने हमसे पढ़ा है ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड, हार्ड वाटर को सॉफ्ट में बदलने के लिए। अगर आप उस बेल्ट से पानी को पास कर रहे हैं जिसमें ऑर्गेनिक एसिड रखा है, तो ये अपने H+ को पानी में छोड़ता है और पानी के कैटायंस को Ca+2 को और Mg+2 को पकड़ लेता है। तो किसका एक्सचेंजमेंट होता है? Ca+2 और Mg+2 का। तो ऐसी बेल्ट जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड रखे हुए हैं, जब उससे हार्ड वाटर पास होता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है? अपने H+ को हार्ड वाटर के कैटायन के साथ एक्सचेंज कर लेता है, Ca+2 को अपने H+ से एक्सचेंज कर लेगा। द पेयर दैट यील्ड सेम गैसियस प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विद वाटर, यस सेकेंड। कैल्शियम ठंडे पानी को डिकम्पोज करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाईली इन्फ्लेमेबल गैस हाइड्रोजन गैस बनेगी। और मेटल हाइड्राइड में अगर पानी डालें तो मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में बनता है हाइड्रोजन गैस। मालूम है कि नहीं मालूम है? ओके। तो इस प्रकार से बच्चों सारे 50 क्वेश्चन क्या हुए, डिस्कस हुए। आपका जो डाउट हो देख लीजिए। अगर यहां से थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताया है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, ओके बेटा, थैंक यू।